नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी अब नया विकल्प दिया जाएगा और ये विकल्प होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, क्योंकि ओल्ड पेंशन बहाली के बाद जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठापटक स्टार्ट हुई है और खासकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ऋण को लेकर कई बंदिशें सरकार को लगा दी हैं और बार बार हिमाचल प्रदेश की सरकार को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। अब राज्य का वित्त विभाग भी इस पक्ष में आकर खड़ा हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी अब ओपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया जाएगा। यानी सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और वित्त विभाग ने बाकायदा इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है। ओल्ड पेंशन बहाली के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोन लिमिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और सालाना 1600 करोड़ रुपए का सीधा सीधा लोन लेने में असर पड़ रहा था। और अब वित्त विभाग ये स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जिन 1,36,000 नए कर्मचारियों को एनपीएस की जगह ओपीएस दी गई है, अगर यह व्यवस्था यथावत जारी रही तो 2027 तक हिमाचल प्रदेश की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। हालांकि कर्मचारियों के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो है मंत्री विधायकों के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अब कर्मचारी अपने ओपीएस को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मंत्री विधायक अपनी 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 भत्तों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, पेंशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के उन तमाम कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं उनकी बरकरार रखी जा सकती जो कि सरकारी सेवाओं में 58 से 60 साल तक सेवाएं देते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर वित्त विभाग लगातार सरकार को ये दबाव बना रहा है कि हिमाचल प्रदेश के पुराने कर्मचारियों को आप ओपीएस देते रहो जो 2003 से पहले सरकारी सेवाओं में आए थे। लेकिन 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश में जिन कर्मचारियों को नियुक्ति मिली है, भर्ती हुई है, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए। क्योंकि इसके पीछे वित्त विभाग अपना तर्क दे रहा है कि केंद्र सरकार लगातार 2 बार रिमाइंडर भेज चुकी है और इन रिमाइंडर के बाद केंद्र और राज्य से नाराज हो जाएगी, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश इकलौती ऐसी सरकार है, ऐसे स्टेट है जहां पर राज्य के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, ओपीएस की सुविधा दी जा रही है। लेकिन यहां पर दिक्कत अब यह बढ़ने लगी है कि कर्मचारी भी अब सीधे तौर पर छाती ठोक कर यह कहने लगे हैं कि अगर हमें ओपीएस नहीं देनी, हमारी ओपीएस पर कोई अगर सरकार को एडवर्स फैसला करना है तो फिर पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के विधायक भी पेंशन का जो लाभ दिया जा रहा है उसे सिर्फ एक पेंशन दी जाए। क्योंकि आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में कोई अगर विधायक चुनाव जीत जाता है उसे पहली टर्म पर जीतने में 85,000 रुपए मिलते हैं। फिर जितना कार्यकाल, जितनी बार जीत कर आते हैं, पैसों में लगातार बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, कोई विधायक अगर लोकसभा का चुनाव लड़ लेता या राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाता तो एक नहीं बल्कि 2 पेंशन मिलती है। इसके चलते कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हम अपना पूरा जीवन हम अपना सरकारी सेवाओं के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे बड़ी सौगात दी, पहली कैबिनेट में उन्हें ओल्ड पेंशन बहाली का तोहफा दिया और ऐसे में अगर आला अधिकारी, उच्च अधिकारी, क्योंकि ये देखने में आया है कि लगातार सरकार के उच्च अधिकारी इस बात को सामने रख रहे हैं कि जो प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगड़ी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ओपीएस है। हालांकि ओपीएस का इतना प्रभाव अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा गया, क्योंकि जिन 15 से 20 हजार कर्मचारियों को, नए कर्मचारियों को जो पहले एनपीएस में थे, जिन्हें अब ओपीएस मिल रही है, उनका इतना ज्यादा बोझ नहीं बढ़ा है। क्योंकि उनका जो शेयर जा रहा था, जो स्टेट गवर्नमेंट 14% एक एम्प्लॉयर के रूप में केंद्रीय एजेंसी को जो उनका शेयर भेज रही थी, उसकी एवज में फिलहाल जो हम ओपीएस दे रहे हैं उस पर भार कम है। लेकिन 2027 के बाद यह पक्की बात है कि दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि हमारा शेयर जो 14% था उसके मुकाबले अगर इन सभी कर्मचारियों को हमें आगे चलकर पेंशन देनी पड़ेगी तो 2027 में सेहत खराब होने
में बुरी तरह से शुरू हो जाएगी और 2035 तक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन कर्मचारी अब इस बात को बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि पहले अपनी पेंशन के बारे में सोचिए। कोई विधायक सिर्फ शपथ लेता तो पेंशन का हकदार बन जाता है, या जितनी बार जीत कर आता है उतनी बार उसकी पेंशन बढ़ जाती है। लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होता। 58 साल या 60 साल तक सेवाएं देने के बाद उसे अपनी बेसिक के अनुसार जितना उसकी बेसिक सैलरी होती है उस फार्मूले के तहत पेंशन दी जाती है। लेकिन यह फार्मूला मंत्री विधायकों पर लागू नहीं होता। उन्हें बेसिक के अकॉर्डिंग उन्हें पेंशन नहीं मिलती, बल्कि जितनी बार जीत कर आए उतनी उनकी पेंशन बढ़ जाती है। चूंकि अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का मॉडल 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसके चलते इस नए वित्तीय वर्ष में अब केंद्र लगातार राज्य सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अपने सभी कर्मचारियों को 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आए हैं उन्हें अब यूपीएस के मॉडल में लाइए, उन्हें ओपीएस के स्थान पर उन्हें विकल्प दीजिए, यूपीएस में लाइए। और इस केंद्र सरकार के इस दबाव के आगे जितने भी हिमाचल प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकार को कन्विंस कर रहे हैं कि आप कर्मचारियों की ओपीएस को बंद कर दीजिए 2003 के बाद जो सेवाओं में आए हैं, जिन्हें पहले एनपीएस से जोड़ा गया था, और उन्हें ओल्ड पेंशन की जगह यूपीएस दी जाए। हालांकि यहां पर कर्मचारी नेताओं की बात की जाए तो प्रदीप ठाकुर 2 टूक ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें भरोसा है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने यह पहला तोहफा अपनी सरकार में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए दिया है, वो अधिकारियों के इस दबाव में नहीं आएंगे और कर्मचारियों की ओपीएस बहाल रहेगी। लेकिन सरकार के तरफ जिस प्रकार से चौतरफा दबाव बढ़ने लगा है, अब सरकार इस तैयारी में जरूर दिख रही है कि ओपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प प्रदेश के उन तमाम कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक के समक्ष शिक्षकों ने भी अपनी 51 मांगों का एक बड़ा एजेंडा रखा, क्योंकि अध्यापक संघों की तरफ से पिछले कल एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसफर को लेकर, क्योंकि टीचर्स की ट्रांसफर का जो रेडियस है, जो परिधि है, उसकी दूरी है 30 किलोमीटर की रखी गई है। और यह कहा गया कि 30 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर ही किसी अध्यापक का जो स्टे है वो ब्रेक माना जाएगा। कल अध्यापक संघों ने डिमांड की कि शर्त को 30 से घटाकर 15 साल कर दिया जाए, क्योंकि 15 हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी जिस प्रकार से है, अध्यापकों का कहना था कि 30 के स्थान पर अगर ये 15 हो जाती है तो अध्यापकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि प्रदेश के अध्यापक अपने घरों में ही नौकरी करना चाहते हैं। इसके पीछे भी अध्यापकों की दलील है कि 15 किलोमीटर का रेडियस हिमाचल प्रदेश की जो टोपोग्राफी है, जहां पर 1 घंटे की दूरी कम से कम 25 से कई ऐसे मंडी हो, चंबा हो, सिरमौर हो, कई ऐसे टिपिकल एरियाज हैं, कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 घंटे का वक्त लग जाता है। उन इलाकों में सरकार का यह देश बाधा बन सकता है। हालांकि ये अर्बन एरिया को लेकर भी सरकार ने जिस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर शर्त लगाई है कि अर्बन एरिया में बिल्कुल म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं की जाएगी, उस पर भी कल अध्यापक संघों ने रिलैक्सेशन मांगी कि इसमें राहत प्रदान की जाए। और सबसे बड़ी बात कल उठाई गई कि अध्यापकों से कोई गैर शैक्षणिक कार्य ना लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर की गई सेवाओं को पेंशन में काउंट किया जाए। एक बड़ी बात यह रखी गई कि सभी प्राथमिक कक्षाओं में प्रति कक्षा 1 टीचर होना जरूरी है, इस पर सरकार ध्यान दें। नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करने का मामला भी उठा। 4-9-14 के लाभ अध्यापकों को देने के साथ साथ 7-7-14 और 9-9-14 की भी नोटिफिकेशन को रद्द करने की डिमांड रखी गई। साथ में यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की रिटायरमेंट एज मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर 62 साल कर दी जाए, क्योंकि यह कहा गया कि पढ़ाने के काम में व्यक्ति का विवेक पूरी तरह से काम करता है। जितना आदमी एज होता है उतना उसका दिमाग परिपक्व हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई है। कई प्रदेशों में रिटायरमेंट एज 62 से 65 साल कर दी गई है। इसी के चलते पिछले कल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आशीष कोहली के समक्ष अध्यापक संघ ने मामला रखा कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए। इसके अलावा छठे पे कमीशन के सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार के तर्ज पर लागू करने, इसके अलावा शिक्षकों ने टीजीटी हिंदी और टीजीटी शास्त्री को प्रवक्ता के पदनाम पर पदोन्नति देने की मांग भी रखी। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने जैसे कई मांगे शिक्षा निदेशक के समक्ष अध्यापकों ने रखी। शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों के मसलों को सरकार के समक्ष ले जाने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केरला से वापस दिल्ली लौट आए। सीएम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि सरकार और संगठन के मुद्दों पर जबरदस्त चर्चा हो रही है और अब एक और फिर नई चर्चा छिड़ गई। हालांकि ये पुरानी चर्चा, लेकिन इस चर्चा ने पिछले 24 घंटों के बाद फिर से तेजी से अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर लिया और यह चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश में किसी मंत्री को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, सुक्खू सरकार के किसी कैबिनेट मिनिस्टर को पार्टी की बागडोर संभाल दी जाए। हालांकि प्रतिभा सिंह पर पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, उन्हें फिलहाल हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने की बात कही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर प्रतिभा सिंह को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाना, उनका टेन्योर इस महीने पूरा हो रहा है, तो फिर उनकी एवज में क्यों ना किसी मंत्री को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए और इस सूरत में कांगड़ा और मंडी संसदीय क्षेत्र से एक और मंत्री ऐड कर लिया जाए, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में सिर्फ एक मंत्री पद खाली है जिसमें कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर का नाम पूरी तरह से शामिल है कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस एवज में क्या कांगड़ा नाराज तो नहीं हो जाएगा, जहां से हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता निकलता है। हिमाचल प्रदेश की सत्ता किसकी होगी, ये कांगड़ा के रास्ते से तय होती है। इसलिए कांगड़ा को वेटेज देने के लिए यह भी चर्चा हो रही है कि एक और मंत्री अगर कांगड़ा से बनाना है और किसी रसूख वाले व्यक्ति, किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपनी है, तो अब यह फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्यों ना सुक्खू के तेज तरार युवा मंत्रियों में से किसी एक मिनिस्टर को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। इसी सिलसिले में दिल्ली वापस लौटे मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 8, 9, 10 को गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 3 दिवस का अधिवेशन होगा और चर्चा यह है कि इससे पहले संगठन के गठन पर फैसला हो जाएगा और गठन पर फैसला हो गया, यह भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह यथावत बनी रहेगी या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता पार्टी की कमान संभालेगा। अगर पार्टी का नेता कमान संभालेगा तो क्या यह कोई मंत्री होगा या किसी दिग्गज नेता को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी, इस पर बना सस्पेंस फिलहाल अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि घोषणा की घड़ियां नजदीक आ गई और यह भी कहा जा रहा है कि अधिवेशन से पहले हिमाचल प्रदेश पर बने इस सस्पेंस को लेकर पर्दा नहीं उठा, फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यानी फिर सहमति बनने के बाद भी अगर घोषणा नहीं हुई, फिर यह मामला कुछ समय के लिए और लटक सकता है। अलबत्ता सीएम आज दिल्ली वापस लौट आए, कल उनकी मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट है, उनकी मीटिंग होनी है। हालांकि कल शनिवार का दिन है और भारत सरकार में 5 डेज वीक होने के चलते शनिवार को छुट्टी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री की मिनिस्ट्री में कल एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से शिमला के नाडेल के लिए उड़ान भरेंगे। शाम 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है और इस मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कई इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स कैबिनेट में लाई गई हैं, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री कल आकर इन तमाम एजेंडा आइटम्स को अप्रूव करेंगे, फिर 3 बजे शुरू होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन कल सबसे बड़ा दिन होगा हिमाचल प्रदेश में बस किराए बढ़ोतरी को लेकर, जिसका एजेंडा बन चुका है, जिसका प्रपोजल करीब 2 महीने से तैयार है। एचआरटीसी की बीओडी भी इसे रिकमेंड कर चुकी है। पिछली कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे वापस लौटा दिया था और इसके पीछे बड़ी वजह थी कि हिमाचल प्रदेश में मंत्री विधायकों के वेतन भत्तों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई थी, सरकार नहीं चाहती थी कि इसका मैसेज कोई नेगेटिव मैसेज बाहर पब्लिक में जाता कि मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ गए लेकिन जनता पर बस किराए की मार पड़ गई। लेकिन जिस प्रकार से लंबे समय से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और हिमाचल प्रदेश की पिछली जयराम सरकार ने महिलाओं को 50% बस किराए में छूट दी थी, उसे लेकर लगातार ट्रांसपोर्टर और एचआरटीसी दोनों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है कि ये बस सुविधा हिमाचल प्रदेश की वो कर्मचारी महिलाएं सबसे ज़्यादा उठा रही हैं जिनका वेतन 50,000 रुपये से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपये तक है। इसके चलते अब डिमांड ये बढ़ने लगी है कि अगर बस किराया 50% की छूट देनी है तो आप उन महिलाओं को दीजिए जो एकल हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं या बीपीएल परिवारों से ताल्लुक रखती हैं, यानी जो हैंड टू माउथ महिलाएं हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि बस किराए की भरपाई कर सके, उन्हें आप 50% क्या, यह भी कहा जा रहा है कि आप उन्हें 100% ट्रैवलिंग फ्री कर दीजिए। लेकिन साधन संपन्न लोगों को बस में 50%, महिलाओं को 50% बस किराए की छूट आप बिल्कुल ना दीजिए। इसे लेकर अब जबरदस्त तरीके से विरोध होने लगा। साथ में जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टर कह रहे
रहे हैं कि लंबे समय से आपने किराया, न्यूनतम किराया 5 रुपए किया था, इसे 10 रुपए कर दिया जाए। साथ में HRTC का प्रपोजल है कि बस किराए में 15% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन इसे लेकर भी एक जबरदस्त ट्विस्ट है। ट्रांसपोर्टर ने इस डिमांड को पूरी तरह से निकार दिया है, बदल दिया है। आगे चलकर इस पर बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर इस पर क्या कहता है। लेकिन कैबिनेट में कई दूसरे महत्वपूर्ण एजेंडे भी आने हैं, जिसमें फूड की आइटम्स हैं, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आइटम्स हैं, होम डिपार्टमेंट की आइटम्स हैं और सबसे ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट की इसमें आइटम्स आने वाली हैं। इन पर कल महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि मुख्य सचिव के कार्यालय में कैबिनेट एजेंडे आ चुके हैं। कल CM अप्रूव करेंगे, फिर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने जिला शिमला, चंबा और सिरमौर के 123 स्कूलों के वेकेशंस में फिर बदलाव किया, यानी स्कूल छुट्टियों में यह लगातार चौथी से 5वीं बार बदलाव हुआ है। इन तीनों जिलों इस दौरान उक्त जिलों के समर क्लोजिंग स्कूलों को विंटर क्लोजिंग कर दिया गया। 123 स्कूलों को, यानी बार बार एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप देखें तो नोटिफिकेशन कोई भी स्टिक नहीं होती, लगातार बदल दी जाती है, कर दी जाती है। स्टेबिलिटी बिल्कुल डिपार्टमेंट में नहीं दिख रही है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभिभावकों, SMC व स्थानीय लोगों की डिमांड पर इन स्कूलों को विंटर क्लोजिंग में बदला गया। हालांकि सिरमौर जिला के संगड़ा ब्लॉक के 2 स्कूलों को समर क्लोजिंग में रखा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब 3 स्कूलों के जितने स्कूलों को समर से विंटर बनाया गया है, उनमें शीतकालीन स्कूलों की तरह ही शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इसके साथ स्कूलों में समर, विंटर और बरसात की छुट्टियां भी एक समय में दी जाएगी। यह बड़ा बदलाव किया गया है और ये 3 जिलों में बदलाव किया गया है। लगातार ये बदलाव हो रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देता है जब लोगों को लगता है ये फैसला सही नहीं है, अभिभावकों को लगता है ये गलत फैसला हो गया, स्कूल से रिकमेंडेशन आती है, फिर फैसला पलट जाता है। क्योंकि इस साल देखा गया कि बार बार स्कूल की वेकेशंस में बदलाव किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हिमाचल प्रदेश में बंद नहीं होंगे, क्योंकि सुक्खू सरकार इन आंगनबाड़ी केंद्रों का खर्चा अपने दमखम पर उठाने को तैयार हो गया है। राज्य सरकार की माने तो प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अगर बंद हो जाते हैं तो इससे कई महिला वर्कर सड़कों पर आ जाएंगी। वहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और नौनिहाल बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार अभी इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद ना करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, पहले केंद्र की ओर से प्रदेश को 31 मार्च 2025 तक इन केंद्रों को बंद करने के आदेश थे और इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नियमों को पूरा करने के लिए कहा गया था। लेकिन हिमाचल में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से केंद्र ने बजट पर रोक लगा दी। अब सरकार इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने स्तर पर चलाने के लिए तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट में यह फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर यह योजना तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों को बहुमूल्य योगदान, विशिष्ट सेवाओं, नवाचार और कार्य समर्पण को सराहते हुए उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक साल 6 श्रेणियों के कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत उनकी रिटायरमेंट एज 58 से 60 साल कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना B वराले की खंडपीठ ने हाई कोर्ट की ओर से 8 अगस्त 2024 को पारित आदेशों पर रोक लगाई है। इस आदेश में क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से 60 साल करने के आदेश पारित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर आदेश जारी कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की रोक जब तक रहेगी तब तक 58 साल पूरा होने पर किसी भी क्लास 4 कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, उसे रिटायर कर दिया जाएगा जब आयु 58 साल पूरी हो जाएगी। हिमाचल में पहले कुछ विभागों के क्लास 4 कर्मचारियों को 60 साल में रिटायर किया जाता था, लेकिन कुछ समय से इनकी रिटायरमेंट 58 पूरी होने के बाद की जा रही थी। प्रदेश हाईकोर्ट
ने सरकार की 21 फरवरी 2018 को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था। इसे 10 मई 2001 से पहले उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के बीच भेद पैदा करने वाला बताया गया था। खंडपीठ ने कहा था यह भेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और अधिसूचना में 10 मई 2001 की कट ऑफ डेट मनमानी है। अदालत ने सरकार को आदेश दिए थे कि ऐसे याचिकाकर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे उन्हें प्रतिवादियों द्वारा बहाल किया जाएगा। ये बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर पेशेंट को निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी चल रही है। वहीं पर्ची के भी पैसे लगेंगे। पर्ची का रेट 10 रुपये करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अंतिम फैसला अब सरकार को लेना, क्योंकि ये देखा गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार से धाकड़ फैसले लेते हैं, कई बार वो फैसलों को पलट देते हैं, कई बार प्रपोजल बिल्कुल अलग दिशा में भेजे होते हैं, उस पर भी फैसला बदल देते हैं। अब ये देखना कि मुख्यमंत्री इस पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रपोजल पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों की निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिल रही है। महकमों का तर्क है कि जब से निःशुल्क टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है, लोग औसतन हर तीसरे महीने में अपने शरीर के सभी प्रकार के टेस्ट करवा रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा। प्रयोगशालाओं में भी टेस्ट रिपोर्ट लेने वाले लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। हिमाचल में इस समय 130 से ज़्यादा निःशुल्क टेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। आईजीएमसी में आउटडोर पेशेंट के लिए ईसीजी और अल्ट्रासाउंड के पैसे लेने भी शुरू कर दिए गए हैं। अब निःशुल्क टेस्ट बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि ये विचार इसलिए है क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रपोजल है कि इन टेस्ट का मिसयूज़ भी हो रहा है और हर महीने हर व्यक्ति औसतन हिमाचल प्रदेश में सभी टेस्ट करवा रहा है। लेबोरेटरीज में ट्रैफिक पूरी तरह से बढ़ गया है और लगातार सरकार के खजाने को भी चपत लग रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में लोगों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क टेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। मेडिकल कॉलेजों के अलावा सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी कंपनियों की लैब स्थापित की गई थी। इन प्रयोगशालाओं में मरीजों की निःशुल्क टेस्ट करवाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इन टेस्ट पर खर्चा सरकार को चुकाना पड़ रहा था। सरकारी यानी टैक्स पेयर का पैसा इस पर खर्च किया जा रहा था। हर साल प्रदेश सरकार कंपनी को टेस्ट के लिए करोड़ों के बिलों की अदायगी कर रही थी। हिमकेयर योजना के तहत भारी भरकम बिलों का भी सरकार को पैसा देना पड़ रहा था और इस पर हालांकि अब ऑडिट भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सुक्खू बजट सत्र के दौरान ऑडिट करवाने की बात कह चुके हैं। दरअसल हिमकेयर में करोड़ों का गड़बड़ झाला होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप यहां तक है कि आंख के ऑपरेशन और सर्दी जुकाम के भी हजारों के बिल बना दिए गए। हर्निया के ऑपरेशन के भी लाखों के बिल बन गए। डॉक्टर ने हिमकेयर योजना में पंजीकरण करके अस्पतालों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। विधानसभा में इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक और बहस भी हो चुकी है। अब बात फिर करें बस किराए तो निजी बस ऑपरेटर ने बस किराए बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया में जारी प्रेस विज्ञप्ति में इन ट्रांसपोर्टर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य बस किराए में बढ़ोतरी करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सामान्य किराया 15% ना बढ़ाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का कहना है, बस ऑपरेटर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को 50% छूट को खत्म कर देना चाहिए। ये छूट बिल्कुल गलत है। सब्सिडी को गलत दिया गया, इससे सरकार के खजाने पर भी बोझ पड़ रहा है और इस छूट का मिसयूज किया जा रहा है। साथ में निजी ट्रांसपोर्टर ने कहा कि न्यूनतम किराए को 5 से 10 रुपए किया जाए, यानी बड़ी डिमांड 2 डिमांड की गई है। जो किराया न्यूनतम है वो 5 से 10 कर दिया जाए। दूसरा, जो छूट 50% है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और इसकी एवज में बस किराया ना बढ़ाया जाए। साथ में प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि पर्वतीय राज्य में सामान्य किराए में बेशक कटौती ना की जाए, उसे ना बढ़ोतरी की जाए, मगर मैदानी क्षेत्रों का सामान्य किराया 1 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये 75 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया जाए। अब कल कैबिनेट में ये एजेंडा लगता तो इस पर सबसे बड़ा फैसला कल आने वाला है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बिलासपुर जिला स्थित मां नैना देवी के दरबार में पहुंचे, माथा टेका। अपनी पत्नी के साथ, पत्नी गुरमीत कौर के साथ मंदिर पहुंचे। भगवंत मान ने कहा कि मेरी आस्था हमेशा हिमाचल प्रदेश से शक्तिपीठों में मुझे खींच कर ले आती हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं और आगे भी यथावत रहेंगे। उन्होंने कहा चाहे कोई भी विवाद दोनों राज्यों के बीच खड़ा हो जाए, लेकिन हम दोनों राज्यों के बीच भाईचारा और आपसी प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। भगवंत मान ने कहा कि वे कलाकार के रूप में हिमाचल के विभिन्न स्थानों बिलासपुर, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, शिमला में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, अपने शो कर चुके हैं। इसके चलते उनका हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव है और उनके हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने व्यक्तिगत संबंध भी है। उन्होंने कहा पंजाब में पहले युवा फौज में अपनी सेवाओं के लिए पहचान बनाती थी, लेकिन कुछ समय से नशे ने हालात बद से बदतर कर दिए थे। उन्होंने दावा किया कि अब उनकी सरकार ने इस पर काबू पा लिया है और नशे की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उनकी सरकार उठा रही है। सीएम ने कहा श्री नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले रज्जू मार्ग रोपवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों को फिर से बैठक के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा इस परियोजना को पूरा करने से श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गए आरोपों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेदाग छवि के नेता हैं और उन पर जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा अनुराग को लगता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर हमला बोलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, मंत्री बना देंगे, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेसी नेताओं पर बेबुनियादी आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इसी दौरान अपने संबोधन में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अनुराग ठाकुर को कम से कम खड़गे साहब की उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा नहीं मानी जा सकती, ना ही अनुराग ठाकुर को यह शोभा देता है। उन्होंने कहा हिमाचल बीजेपी नेताओं के टुकड़े टुकड़े की गैंग बन चुकी है। उन्होंने कहा हिमाचल बीजेपी के नेता राज्य और केंद्र के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम केंद्र से पैसा लेकर आते हैं तो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि ये पैसा केंद्र से लिया है। उन्होंने कहा मोदी सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही, प्रदेश की जनता का इस पर हक है, क्योंकि टैक्स पेयर इनकम टैक्स हिमाचल प्रदेश की जनता भी देती है। दरअसल अनुराग ठाकुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं पर वक्फ की जमीनें हड़पने का आरोप लगाए थे। इस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई और आज शिमला में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। चंबा के मुगला मोहल्ले में पत्नी ने अपने पति को डंडे से पीट कर मार डाला, उनकी हत्या कर डाली। ये मामला बुधवार रात का है, जब केबल और उसकी पत्नी हेमलता के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्नी हेमलता ने अपने पति को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई में केबल के शरीर पर कई चोटें आई और बुरी तरह से चोटिल हुए। उनके हाथ की उंगलियां भी टूट गई। पिछले कल सुबह हेमलता अपने पति को घायल अवस्था में घर में छोड़कर काम पर निकल गई। दिन के वक्त केबल ने पड़ोसियों से पानी मांगा और फिर कमरे में सो गए। उनका बेटा भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि पति पत्नी अक्सर आपस में लड़ते थे, झगड़ा करते थे, मारपीट होती थी। उन्हें इस घटना के बाद जो ये पिछले परसों रात का घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने पानी मांगा, पानी पी के सो गए, तो इसके बाद ये भी सूचना है कि उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि उनकी हालत जब खराब हो गई तो उन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की छानबीन शुरू की जा रही है कि आखिर क्यों पत्नी को पति का कातिल बनना पड़ा। इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह है? क्या ये नासमझी में हुआ मर्डर है या उकसावे में हुआ है या जानबूझकर यह हत्या की गई है? कृषि विभाग में एक फर्जी नियुक्ति का
पत्र का मामला सामने आया है और ये मामला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ये सरकारी भर्ती में अब एक और बड़ा फर्जीवाड़ा माना जा रहा है। ये मामला हिमाचल प्रदेश सचिवालय से शुरू होता है। उप सचिव कृषि जोगीराम अत्री, जो कि शिमला सचिवालय के अधिकारी हैं, उन्होंने छोटा शिमला पुलिस थाने में इस सरकारी नौकरी के फर्जीवाड़ा को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अनीश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOA पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र बना लिया, जिसके बाद उन्होंने ये पत्र संयुक्त डायरेक्टर राहुल कटोच के समक्ष धर्मशाला के दफ्तर में प्रस्तुत कर दिया और बोला, जनाब मुझे सरकारी नौकरी लग गई है, मेरी ज्वाइनिंग लीजिए। अमित नाम के एक ठेकेदार से इस पत्र का सत्यापन भी करवाया गया। जब इसकी जांच की गई तो इसमें कई अनियमितताएं सामने आई। नियुक्ति पत्र में उसकी नियुक्ति को रेगुलर दर्शाया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद क्लास 3 की सभी प्रकार की भर्तियां अनुबंध के आधार पर हो रही थी। पहला शक यहां पैदा हुआ कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां क्लरिकल स्टाफ की क्लास 3 की हो रही हैं, फिर ये रेगुलर भर्ती कैसी हो गई। इस नियुक्ति पत्र में कृषि निदेशालय की मोहर भी लगी थी और उप सचिव के हस्ताक्षर भी दर्शाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चूक फर्जीवाड़ा करने वाला जालसाज ये कर गया कि दस्तावेज में उप सचिव का पद नाम गलत दर्शाया गया था, क्योंकि उन्हें अवर सचिव बताया गया था, जबकि वह 1 नवंबर 2024 को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट हो चुके थे। कृषि उप सचिव ने इस मामले की जांच के लिए DIG विजिलेंस को पत्र लिखा, साथ ही एक शिकायत पुलिस थाना को भेज दी। हालांकि पुलिस अब इस फर्जीवाड़े की जांच में बिल्कुल जुट गई है, लेकिन इस शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि इस प्रकार की फर्जी नियुक्तियां, फर्जी अपॉइंटमेंट के दस्तावेज हो सकता दूसरे युवाओं ने भी प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी 22 मार्च को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा उन्हें थक हार कर छोटा शिमला थाने में अपनी FIR दर्ज करवानी पड़ी, जिस आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यानी ये मामला सीधा एक युवक आता है, अपने फर्जी दस्तावेज बनाता है, अधिकारियों का नाम पता कर लेता है और इसी फर्जीवाड़े के दस्तावेज के आधार पर धर्मशाला में ज्वाइनिंग देने चला जाता। ये तो गिनीमत ये रही कि वहां पर अवर सचिव, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी बन चुके थे, उन्हें अवर सचिव लिखा गया था, अंडर सेक्रेटरी लिखा गया था। पहली गलती ज्वाइनिंग लेने वाले ने ये पकड़ी। दूसरी बड़ी गलती, उनकी नियुक्ति पत्र में यह कहा गया था कि उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 2003 से अनुबंध आधार पर भर्तियां हो रही हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर ये 2 गलतियां नहीं पकड़ी जाती फिर क्या होता। हो सकता है जालसाज अपनी अपॉइंटमेंट के साथ अपनी ज्वाइनिंग भी दे देता, सरकारी नौकरी भी कर लेता। यह भी हो सकता है कि इसका पता ही नहीं चलता, ट्रेजरी से वेतन भी मिल जाता। यही वजह है कि यहाँ पर सचिवालय के अधिकारी जोगी साहब ने ये आशंका जाहिर की है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े और भी हो सकते हैं। उन्होंने विजिलेंस के DIG को जांच के लिए लिखा कि आप जांच कीजिए, इस तरह का हो सकता है कि फर्जीवाड़ा और भी हुआ हो। सोलन जिला के बद्दी में बालद खड्ड पुल के साथ वर्मा कॉलोनी के प्रवासी कामगारों की झुग्गियों में आज दोपहर करीब 3:45 पर आग लग गई। कॉलोनी में 2 दर्जन झुग्गियां वहां पर मौजूद थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। आग लगने के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई। हवा के साथ तेजी के साथ आग की लपटें फैल गई। बताया जा रहा कि खड्ड के पार ये क्षेत्र हरियाणा तक आता है, जहां तक आग की लपटें पहुंच गई और इसमें कई झुग्गियों को बड़े स्तर पर नुकसान हो गया। नंगल के प्रमुख औद्योगिक इकाइयां प्राइमो केमिकल में हुए हादसे में 30 साल के युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतक जसवंत चौधरी खुशीनगर यूपी का रहने वाला था। उक्त कर्मचारी ठेकेदार का कर्मचारी था और कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से हादसे का शिकार बना। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है, मामला दर्ज कर लिया है। उधर चंबा जिले के सलूनी में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। किहार पुलिस थाना के एक किराना दुकान से चरस और अन्य नशीली पदार्थ बरामद किए गए। आरोपी अनिल कुमार उर्फ अनु हलूरी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर में तलाशी ली। अलमारी में रखे कपड़ों के बीच एक काले रंग का लिफाफा मिला, जिसमें भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है। पुलिस ने दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है।
चीफ इंजीनियर आत्महत्या मामले की बात करें तो चीफ इंजीनियर बिमल नेगी सुसाइड मामले में डायरेक्टर देसराज को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और इस अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब देसराज ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कल उन्हें अपनी जांच के लिए एसीएस ओंकार शर्मा की कमेटी ने शिमला में बुलाया है। सूचना ये कि अपने वकीलों के साथ वे दिल्ली में थे, सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, उन्हें इंटरिम बेल उन्हें प्राप्त हो गई। अब वे कल ओंकार शर्मा एसीएस की जांच कमेटी के सामने उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि एसीएस ओंकार शर्मा ने उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर यह कहा था कि उन्हें फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर शनिवार शाम 5 बजे तक वे उनकी जांच कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, अपने बयान दर्ज नहीं करवाए, तो फिर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा। पिछले कल हरिकेश मीना ने अपनी इस पूरे मामले को लेकर अपने बयान दर्ज करवाए थे, एक अन्य अधिकारी ने भी अपने बयान दर्ज करवाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर परिजन क्या करते हैं ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की धर्मपत्नी किरण नेगी ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मुझे फ़ोन पर बातचीत करके ये कहा है कि हम निष्पक्ष जाँच करेंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाएंगे, साथ में पुलिस में केस दर्ज भी किया है। दोनों मामलों की अलग अलग जांच कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ओंकार शर्मा कर रहे हैं। पत्नी का कहना था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता किन्नौर पहुंचे थे तो पत्नी ने कहा था कि 15 दिन का मुख्यमंत्री ने समय दिया है, वे इंतजार करेंगे, जांच में क्या आता है इसका इंतजार करेंगे। अगर जांच से संतुष्ट हुए तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर सीबीआई का रुख करेंगे, यानी परिवार फिर हाई कोर्ट में जा सकता है और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच कर सकता है। फिलहाल ये जांच ये जांच रिपोर्ट आज, यानी कि आज 4 अप्रैल है, आज इसके 15 दिन पूरे हो गए। अब देखना यह है कि कल क्या इस मामले में जमानत मिलने के बाद डायरेक्टर देसराज के अपना पक्ष रखने के लिए ओंकार शर्मा जांच कमेटी के सामने पेश होंगे और पेश होने के बाद क्या ओंकार शर्मा की जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, सबमिट कर देगी। ये काफ़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से परिजनों ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सुनील ग्रोवर जो कि पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी हैं, उन्होंने 5-6 पन्नों का एफिडेविट देकर कई बड़े आरोप लगाए, कई संगीन आरोप लगाए हैं, कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर बिंदु जांच होनी चाहिए। यानी अब सबसे बड़ी निगाहें एसीएस ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट पर टिक गई। उनकी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, सरकार को जब वे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बाद खुलासा होगा कि उन्होंने अपनी जांच में क्या कुछ कहा है। उसके बाद इस पूरे आत्महत्या के मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ तपने लगे हैं। ऊना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। सुंदरनगर, धौलाकुआं, कांगड़ा में भी अब धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। कल से मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने शुरू हो जाएगी। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व सोलन में 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया। 8 से 10 तक किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू की चोटियों पर बारिश और बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।